हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत ही कॉमन मॉडलिटी होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक्स पे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में प्रॉपर्ली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि पेन पाथवे क्या होता है और टेंस कैसे वर्क करता है। तो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक प्रॉपर्ली देखना ताकि आप टेंस को और पेन पाथवे को बहुत अच्छे से समझ सको। पेन पाथवे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर टेंस को अच्छे से समझना है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंस का मतलब होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। मतलब कि ट्रांसक्यूटेनियस मतलब कि थ्रू स्किन हमारे सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करना पेन को कम करने के लिए। तो टेंस क्या करता है? टेंस थ्रू स्किन हमारे सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है ताकि पेन कम हो सके, इसलिए इसको यहाँ पे कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। टेंस जो है वो नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम टेंस की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर दें तो वहाँ पे हल्का सा मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन मेनली हम इसको नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं थ्रू स्किन। टेंस एक लो फ्रिक्वेंसी करंट है जो कि एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है, मतलब कि पेन को कम करता है। और ये कैसे पेन को कम करता है? तो ये एक्यूट और क्रोनिक पेन दोनों को ही कम करता है। ये पल्स्ड फॉर्म में होता है और इसके वेव्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। रेक्टेंगुलर वेव पैटर्न होता है इसका, मतलब ये इस तरीके का वेव फॉर्म करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 से 120 हर्ट्ज और पल्स ड्यूरेशन होता है 50 to 200 माइक्रोसेकेंड्स और इंटेंसिटी होती है इसकी 50 to 100 mm। टेंस या तो मोनोफेजिक हो सकता है या तो बाईफेजिक हो सकता है। मोनोफेजिक मतलब कि एक ही फेज में वेव फॉर्म करेगा, मतलब कि ये फेज है, इसी फेज में बस वेव फॉर्म करेगा। और बाईफेजिक मतलब कि ये दोनों फेज में वेव फॉर्म करेगा। ये इसका पहला फेज और ये इसका दूसरा फेज, ये दोनों फेज में वेव फॉर्म करेगा। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ पेन। मैंने पहले भी बताया था दो टाइप के पेन होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट पेन वो होता है जैसे कि कोई इंजरी हुई और वो इंजरी फ्रेश है, मतलब कि 3 से 6 महीने के अंदर की इंजरी है, तो उस टाइम पे पेन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा। जब कोई नई इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे, तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो उससे नोसिसेप्टर्स एक्टिव होंगे। मतलब कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज़ होगा और वो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेगा, जो कि पेन को हमारे ब्रेन तक स्टिमुलस देगा और फिर वो पेन हमें फील होगा। तो नोसिसेप्टर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं। जो क्रोनिक पेन होता है वो 6 मंथ के बाद का पीरियड वाला पेन होता है। जैसे कि 6 मंथ हो गए किसी इंजरी को, तो उस टाइम पे पेन भी कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम रहता है। पेन कम इसलिए रहता है क्योंकि उस टाइम इन्फ्लेमेशन कम रहता है, कोई केमिकल रिलीज़ नहीं हो रहा होता है वहाँ पे, वैसा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। तो अगर केमिकल ही रिलीज़ नहीं हो पाएगा तो हमारे नोसिसेप्टर्स एक्टिव होंगे ही नहीं, तो इसलिए क्रोनिक कंडीशन वाली पेन कम फील होती है। तो हमारे पेन को कौन कैरी करता है? नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स जो होते हैं उसके कुछ वैरायटीज़ होते हैं, जैसे ए डेल्टा फाइबर्स, सी फाइबर्स। तो जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं उसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है और माइलिन शीथ की कवरिंग होने के कारण वो पेन को बहुत फास्ट कैरी करता है। लेकिन जो सी फाइबर्स होते हैं उस पर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं होती है, तो वो पेन को उतना फास्ट कैरी नहीं करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टिमुलस ऑफ पेन, मतलब कि कौन कौन से रीजन है जिसके कारण हमारे नोसिसेप्टर्स एक्टिव हो सकते हैं और हमारे ब्रेन को पेन का सिग्नल दे सकते हैं। तो पहला रीज़न है मैकेनिकल। जैसे कि सपोज़ हमारा हाथ या फिर पैर ज़ोर से स्ट्रेच हो गया जिसके कारण कि हमें पेन फील हो सकता है, हमारे नोसिसेप्टर्स एक्टिव हो सकते हैं। और मैकेनिकल में मेनली ए डेल्टा फाइबर्स वाले जो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं पेन का, फिर हमें पेन फील होता है। फिर है थर्मल। मोस्टली जैसे 45 डिग्री सेल्सियस के प्लस वाले जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग होते हैं, तो उस टाइम भी हमें पेन फील हो सकता है। फिर केमिकल, जैसे कि इन्फ्लेमेशन के दौरान हमें जो केमिकल रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स वगैरह, तो वो भी हमारे नोसिसेप्टर्स को एक्टिव कर सकते हैं और हमें पेन का सिग्नल मिल सकता है। तो अब हम देखते हैं पेन पाथवे। तो सपोज़ ये हमारा फिंगर है, यहाँ पे कुछ प्रिक हुआ, तो प्रिक होने के कारण क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन के कारण कुछ केमिकल्स रिलीज़ होंगे जैसे कि सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स। तो ये सारे जो केमिकल रिलीज़ होंगे यहाँ पे, वो यहाँ के नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट कर देंगे। यहाँ पे नोसिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाएगा, फिर ये नोसिसेप्टर्स सिग्नल लेकर के जाएगा कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न पे। ये होता है हमारा डॉर्सल हॉर्न, ये होता है हमारा वेंट्रल हॉर्न। तो पेन का सिग्नल डॉर्सल हॉर्न को जाता है, तो ये सिग्नल जाएगा यहाँ पे डॉर्सल हॉर्न पे।
तो यहाँ से जो ये जो न्यूरॉन होता है जो पेन का सिग्नल डॉर्सल हॉर्न तक लेकर जाता है, वो होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर यहाँ पर सिग्नल आने के बाद यहाँ पे सब्सटेंस रिलीज होगा, सब्सटेंस पी, और यही तो वो सब्सटेंस है जो आगे सिग्नल लेकर जाता है। तो यहाँ पे सब्सटेंस पी रिलीज होगा और यहाँ की नर्व एंडिंग्स जो है वो स्टिमुलेट होगी, और यहाँ से ये सिग्नल जाएगा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को जो हमारे एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ से जाएगा सिग्नल मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन से पॉन्स को, फिर पॉन्स से मेड्यूला को, मेड्यूला से फिर थैलेमस को। तो जो थैलेमस से यहाँ डॉर्सल हॉर्न तक का, मतलब कि डॉर्सल हॉर्न से जो सिग्नल आई और थैलेमस तक को गई, इस न्यूरॉन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। फिर थैलेमस से सिग्नल जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और यही तो वो मेन एरिया होता है जहाँ पे हमें पेन का सेंसेशन होता है, जहाँ से हमें सिग्नल आता है कि हमें पेन हो रहा है। तो थैलेमस से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो न्यूरॉन जाती है उसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो ये था हमारा असेंडिंग पाथवे। अब एक होता है डिसेंडिंग पाथवे, जो बेसिकली हमारे पेन को, जो असेंडिंग पाथवे उसको कंट्रोल करता है, उसको इनहिबिट करता है और हमारे पेन को कम करता है। तो अब देखेंगे डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे के दो मेन सेंटर्स होते हैं, एक पीएजी और एक है रॉफी मैग्नस। ये जो डिसेंडिंग पाथवे है ये हमारे पीएजी से और रॉफी मैग्नस से होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आता है। तो ये जो डिसेंडिंग पाथवे वाला न्यूरॉन होता है वो, और यहाँ पे एक और न्यूरॉन होता है इंटर न्यूरॉन, ये दोनों मिल करके यहाँ पे जो पेन को कम करते हैं। तो ये क्या करता है, जो डिसेंडिंग पाथवे का न्यूरॉन है वो जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाले न्यूरॉन है इसको इनहिबिट कर देता है। इसको इनहिबिट कर देगा तो फिर यहाँ पे जो ये जो सब्सटेंस पी रिलीज़ कर रहा था वही रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो आगे सिग्नल, मैंने बताया था आपको कि सब्सटेंस पी ही सिग्नल लेकर के जाता है आगे, तो फिर यहाँ वाली नर्व एंडिंग्स जो है वो स्टिमुलेट ही नहीं हो पाएगी, तो सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं। और ये जो इंटर न्यूरॉन है ये कुछ ऑपोइड्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी ये जो प्री साइनेप्टिक वाली जो न्यूरॉन है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, उसको इनहिबिट कर देता है। तो सब्सटेंस पी रिलीज़ ही नहीं हो पाता है, तो सिग्नल आगे को जाएगी ही नहीं। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक वाली हमारी न्यूरॉन है जो आगे सिग्नल लेकर जा रही थी, उसको, उसका जो डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको ही इनहिबिट कर देता है। तो डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है वो होगा ही नहीं, तो उसके आगे जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा ही नहीं, वो आगे पेन का जो प्रोसेस है, जो पेन का सिग्नल है वो जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे डिसेंडिंग पाथवे का न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन मिल करके हमारे पेन को कम करता है। जो हमारा डिसेंडिंग वाला पाथवे है जो हमारे पेन को कम कर रहा था, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पेन सप्रेशन। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म होता है जिससे पेन कम होता है, पेन गेट मैकेनिज्म। अगर आपको वो मैकेनिज्म भी जानना है तो आप कमेंट कर दो, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ टेंस। टेंस के बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल, जिसको कि हाई टेंस भी कहते हैं, लो टेंस, बर्स्ट टेंस, ब्रीफ टेंस और मॉड्यूलेटेड टेंस। तो यहाँ पे हम सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल टेंस के बारे में। तो ये जो कन्वेंशनल टेंस है इसको हाई टेंस भी कहते हैं, और एक होता है लो टेंस। तो ये जो हाई और लो जो नाम है इसका, ये किसके बेसिस पर है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। हाई टेंस मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लो टेंस मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये जो कन्वेंशनल टेंस है इसमें हम इंटेंसिटी कम रखते हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखते हैं। और इसका जो पल्स ड्यूरेशन है, पल्स ड्यूरेशन इसको कहते हैं, ये जो होता है इसको पल्स ड्यूरेशन कहते हैं। इसका जो पल्स ड्यूरेशन है उसका 50 to 80 म्यूएस रहता है, और इसका टोटल जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है वो 20 to 60 मिनट्स का होता है। जैसे अगर किसी पेशेंट को हम कन्वेंशनल टेंस देते हैं तो उसको 20 to 60 मिनट्स के लिए टेंस लगाएंगे। इसको मेनली हम एक्यूट पेन के लिए यूज़ करते हैं कन्वेंशनल टेंस को। और जो लो टेंस है उसमें इंटेंसिटी हम ज़्यादा रखते हैं और फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं। इसका पल्स ड्यूरेशन होता है 150 to 300 म्यूएस, और इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है 30 to 40 मिनट्स। किसी पेशेंट को अगर देना है लो टेंस तो हम उसको 30 to 40 मिनट्स के लिए ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसको मेनली क्रोनिक पेन के लिए यूज़ करते हैं हम। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हो कि ये जो कन्वेंशनल टेंस है और यहाँ पे लो टेंस है। तो कन्वेंशनल टेंस का जो इंटेंसिटी है वो कम होता है। इंटेंसिटी मतलब कि ये इंटेंसिटी की लाइन है, ये इसका इंटेंसिटी कम होता है, लेकिन जो लो टेंस है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, और साथ में इसका पल्स ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। ये जो एरिया होता है वो पल्स ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है। और लेकिन जो कन्वेंशनल मोड होता है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये जो नंबर ऑफ़ वेव्स बन रहा है ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें 4 है और इसमें 3 ही है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो कन्वेंशनल और लो टेंस को। फिर अब बर्स्ट टेंस।
बर्स्ट टेंस भी हम कॉमनली क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। तो बर्स्ट टेंस में क्या होता है कि जो ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस पेशेंट को पॉकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि इसमें 1 से 10 तक के स्टिमुलस हो सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे 3 दिखाया है। तो ये जो पूरा स्टिमुलस है, ये पेशेंट को ऐसा फ़ील नहीं होगा कि ये अलग-अलग मिल रहा है। ये पेशेंट को ऐसा फ़ील होगा कि ये पूरा एक ही स्टिमुलस उनको मिल रहा है। फिर बीच में थोड़ा-सा गैप आएगा, फिर एक स्टिमुलस कुछ देर तक का मिलेगा, फिर गैप आएगा। तो इस तरीके से बर्स्ट टेंस काम करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 टू 100 हर्ट्ज़, इंटेंसिटी होती है 20 टू 50 mA, पल्स ड्यूरेशन होता है 50 टू 200 म्यूएस और टोटल ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है 20 टू 30 मिनट्स। ये पेशेंट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है बर्स्ट टेंस। फिर है ब्रीफ टेंस। ब्रीफ टेंस हम जनरली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। ब्रीफ टेंस लोकल पेन को कम करता है और ये जनरली जैसे कि कोई वुंड है, उसके ऊपर हमें सर्जरी करनी है, उसके ऊपर कोई नेक्रोटिक टिश्यू आके जमा हो गया है, तो उसका हेल्दी टिश्यू जो एक्सपोज हो, उसके लिए उस पे सर्जरी करनी है, तो बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसे सर्जरीज़ के लिए हम ब्रीफ टेंस यूज़ करते हैं। ब्रीफ टेंस जो है वो बहुत फास्ट पेन को रिलीव करता है, बहुत जल्दी रिलीव कर देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। पेन रिलीव तो हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही रिलीव होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे सर्जरीज़ के लिए ब्रीफ टेंस यूज़ करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं 120 टू 250 हर्ट्ज़। इसका पल्स ड्यूरेशन है 200 टू 250 म्यूएस और इसका टोटल ड्यूरेशन होता है, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन 15 मिनट्स। तो ये होता है ब्रीफ टेंस। फिर एक होता है मॉड्यूलेटेड टेंस। इसमें हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी होता है सेट कर लेते हैं हम। जैसे कि पेशेंट को आर्थराइटिस है तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, पेरी आर्थराइटिस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉड्यूलेटेड टेंस को सेट करते हैं और फिर पेशेंट को देते हैं।